वेलकम टू एमएल ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर का टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर हमने पहले ही स्टार्ट कर लिया है और इससे रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किए हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है। सेकेंड लेक्चर में एक छोटा सा सम सॉल्व करवाया था और ये तीसरा लेक्चर है, इसमें भी एक सम सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिए, फिर आप तीसरा वीडियो देखना, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जो सम हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सम आपको मनन प्रकाशन बुक में इजीली मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपके लिए सम का फोटो मैं लेफ्ट साइड में दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जब आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन सम सॉल्व करोगे सबसे पहले आपको सम को समझना होगा। कैसे समझना होगा? आपको सम को 2 हिस्सों में बांटना है। एक तो होगा बैलेंस शीट वाला पार्ट और दूसरा होगा एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला पार्ट। देखिए, अभी ये जो सम है उसमें आपको एक बैलेंस शीट दी होगी और जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज है और असेट्स है उसमें क्या क्या चेंजेस करना है वो इंफॉर्मेशन में दिया होगा। हमें करना क्या है, पूरी की पूरी बैलेंस शीट हैज इट इज यहाँ पे लिखनी है और किस लाइबिलिटी में क्या चेंजेस करना है वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ लिख के। एक कंपनी है अनवेल लिमिटेड, उसका ये बैलेंस शीट हमें दिया हुआ है। देखिए, अनवेल लिमिटेड के लाइबिलिटीज में सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल। 1,60,000 शेयर्स कंपनी के पास है। एक की प्राइस है 10 रुपीज, तो टोटल कैपिटल हुआ 16 लाख रुपीज। उसके बाद कंपनी के पास है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,000 शेयर्स और एक की प्राइस है 100 रुपीज, तो टोटल कैपिटल हुआ 4 लाख रुपीज। उसके बाद कंपनी के पास है 10% डिबेंचर्स जिसकी वैल्यू है 20 लाख रुपीज। उसके बाद कंपनी के पास है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज, सॉरी 2 लाख रुपीज। उसके बाद है क्रेडिटर्स जिसकी वैल्यू है 8 लाख रुपीज। उसके बाद है बिल्स पेएबल जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज और लास्ट है आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपीज। ये है लाइबिलिटी साइड। इसके बाद असेट साइड में है लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी प्राइस है 12,20,000। देन फर्नीचर जिसकी प्राइस है 4 लाख रुपीज। उसके बाद है कंप्यूटर जिसकी प्राइस है 6 लाख रुपीज। उसके बाद है डेटर्स जिसकी प्राइस है 6 लाख रुपीज। उसके बाद है स्टॉक जिसकी प्राइस है 80,000 रुपीज। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल जिसकी प्राइस है 5 लाख रुपीज। उसके बाद है कैश बैंक, कैश एट बैंक जो है 3,60,000। उसके बाद है शेयर इशू एक्सपेंस ये कोई असेट नहीं है, ये एक्चुअली एक्सपेंस है।
जो शेयर इशू करते समय कंपनी ने किया था लेकिन उसको रिटर्न ऑफ नहीं किया है, इसके लिए असेट साइड में लिखा है, जो है 40,000 रुपीज। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है 14 लाख रुपीज। यह है हमारा पूरा का पूरा बैलेंस शीट जो हमें सम में दिया है। जो सम में दिया है हैज इट इज मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं इस साइड में लिखूंगी किस लायबिलिटी में किस प्रकार के चेंजेस हमें करने हैं। सबसे पहली इंफॉर्मेशन है वो है 10% प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस बाय 20 रुपीज पर शेयर। ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर्स आपको दिख रहा है जिसकी प्राइस है 100 रुपीज, हमें इंफॉर्मेशन में बोला है कि इसकी प्राइस हमें कम करनी है। कितनी कम करनी है? 20 रुपए कम करनी है। तो अगर मैं प्राइस 20 रुपए कम करती हूँ तो नई प्राइस आ जाएगी 80 रुपीज। तो चेंजेस कैसे हो जाएंगे? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,000 शेयर्स इंटू न्यू प्राइस कितनी आ गई हमारी? 80 रुपीज। अमाउंट कितनी हो जाएगी? 3,20,000 रुपीज। उसके बाद बोला इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस बाय 5 रुपीज पर शेयर। अभी हमें बोला ये जो इक्विटी शेयर्स है इसकी प्राइस 5 रुपए से कम करनी है। तो अगर 10 रुपए में से 5 रुपए में कम कर देती हूँ तो जो नई प्राइस आ जाएगी वो हो जाएगी 5 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000 शेयर है कंपनी के पास और एक की प्राइस अभी जो न्यू वैल्यू है वो है 5 रुपीज। तो कैपिटल आ जाएगा 8 लाख रुपीज। उसके बाद बोला है डिबेंचर होल्डर्स एग्री टू सेटल देयर क्लेम फुल्ली बाय इश्यू ऑफ न्यू 11% डिबेंचर ऑफ 14 लैक्स। अभी यहाँ पे बोला है जो 10% डिबेंचर्स थे 20 लैक्स वाले, उसके बदले में कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को नए 11% वाले डिबेंचर्स इशू किए जिसकी वैल्यू है 14 लाख रुपीज। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, कंपनी को देना था 20 लाख रुपीज लेकिन कंपनी ने दिए 14 लाख रुपीज। इसका मतलब यहाँ पे डिबेंचर होल्डर का लॉस हुआ और कंपनी का हुआ प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी को 6 लाख रुपए कम देने पड़े। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रू एंड ड्यू के लिए इंफॉर्मेशन दी है। दे ऑल्सो एग्री टू फॉरगो 50% ऑफ देयर इंटरेस्ट, द पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 50% ऑफ इंटरेस्ट टू बी मेड इमीडिएटली। यहाँ पे बोला है कि ये जो डिबेंचर होल्डर है उन्होंने बोला है कि 50% पैसा इंटरेस्ट का वो माफ कर देंगे। 2 लाख का 50% मतलब कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज उन्होंने माफ कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन 50% मतलब 1 लाख रुपीज उनको इमीडिएटली कैश में पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? डिबेंचर होल्डर ने 50% का कंपनी को दे दिया डिस्काउंट। डिबेंचर होल्डर ने कहा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एक काम कीजिए 50% अमाउंट हमें मत दीजिए, आप हमें सिर्फ 50% अमाउंट दीजिए लेकिन अभी के अभी कैश में पे कीजिए। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन दी है वो है कंप्यूटर वॉज टू बी रिटर्न डाउन बाय 40,000। देखिए अभी तक जितनी भी हमने इंटरेस्ट देखी है वो रिलेटेड थी कैपिटल से, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर कैपिटल। लेकिन अभी जो एंट्री हम लोग का देखेंगे वो एक्सटर्नल लायबिलिटी या असेट से रिलेटेड होगी। जब कैपिटल से रिलेटेड इंटरेस्ट हम देख रहे थे तभी हम पूरी अमाउंट ले रहे थे, राइट। लेकिन जब एक्सटर्नल लायबिलिटीज या असेट के बारे में हम देखेंगे तो हम सिर्फ एक ही बात पे फोकस करेंगे, वो ये होगी कि ये जो इंट्रीज है, ये जो चेंजेस है, इस चेंजेस के वजह से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि कंपनी को लॉस हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है। सिर्फ प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उतना ही अमाउंट यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, बाकी का अमाउंट हम कंसिडर नहीं करेंगे। अभी ये जो क्रेडिटर्स है, अच्छा क्रेडिटर्स के बारे में बाद में देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है कंप्यूटर वॉज टू बी रिटर्न डाउन बाय 40,000 रुपीज। यहाँ पे क्या बोला, ये जो कंप्यूटर है इसकी प्राइस 40,000 से डिक्रीज हो गई। देखो जब असेट की प्राइस इंक्रीज होती है कंपनी को होता है प्रॉफिट, और जब असेट की प्राइस डिक्रीज होती है कंपनी को होता है लॉस। तो यहाँ पे क्या बोला, ये जो कंप्यूटर है इसकी प्राइस डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है। जो 6 लाख रुपीज थी अभी 40,000 रुपीज से डिक्रीज हो गई है, मतलब कंपनी को 40,000 रुपीज का हो जाएगा लॉस।
नेक्स्ट बोला लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर टू बी अप्रिशिएट बाय 10%। अभी यहाँ पे क्या बोला है, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है और फर्नीचर है, इनकी प्राइस इंक्रीज हो गई है। कितनी इंक्रीज हो गई है? 10% से। तो 12,20,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1,22,000। और 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 40,000। तो कंपनी को दोनों ही केस में प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद लिखा है स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 60,000। इसका मतलब है स्टॉक की वैल्यू 60,000 से बढ़ चुकी है। अगर बढ़ चुकी है तो कंपनी को हुआ है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 60,000 का, क्योंकि स्टॉक की प्राइस 60,000 से बढ़ गई है। उसके बाद लिखा है फिक्टिशियस असेट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी रिटर्न ऑफ। अभी फिक्टिशियस असेट ये है शेयर इश्यू एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए शेयर इश्यू एक्सपेंस फिक्टिशियस असेट क्यों है? फिक्टिशियस असेट का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा असेट जो असेट साइड में लिखा तो है लेकिन उसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है। देखो शेयर इश्यू एक्सपेंस ये एक टाइप का एक्सपेंस है, कोई असेट नहीं, इसके लिए हम इसे फिक्टिशियस असेट कहते हैं। फिक्टिशियस असेट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस को रिटर्न ऑफ कर दो। ये दोनों के दोनों भी लॉसेस है जिसे हमें रिटर्न ऑफ करना है। इसके बाद हमें बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज 50,000। इसका मतलब क्या है? ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है इसका खर्चा आया 50,000 रुपीज। अब ये जो एंट्री हम बाद में देखेंगे। इसके बाद लिखा है 70% ऑफ क्रेडिटर्स एग्री टू फॉरगो देयर क्लेम बाय 10%। इसका मतलब क्या है? 75% क्रेडिटर्स ने 8 लाख का 75% कितना आ जाएगा? 6 लाख। तो 6 लाख क्रेडिटर्स ने कंपनी को 10% का दिया डिस्काउंट। मतलब कंपनी को 10% अमाउंट माफ कर दिया। क्रेडिटर्स ने बोला कंपनी को अगर आपके पास पैसे नहीं है तो एक काम कीजिए, आप हमें 10% अमाउंट कम दे दीजिए, लेकिन आपको 90% अमाउंट पे करना होगा। अब इस केस में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है? 10% का, क्योंकि 10% का कंपनी को डिस्काउंट मिला है। 6 लाख का 10% कितना आएगा? 60,000। तो क्रेडिटर्स के केस में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ? 60,000 का। उसके बाद जो लास्ट एंट्री है वो है रिड्यूस डेटर बाय 70,000 रुपीज। देखिए डेटर्स कहां पे आता है? असेट साइड में। डेटर्स क्या हो चुका है? डिक्रीज, रिड्यूस हो चुका है। अगर असेट रिड्यूस होता है तो कंपनी को होता है लॉस। कितना रिड्यूस हो चुका है? 70,000 रुपीज रिड्यूस हो चुका है। तो क्योंकि रिड्यूस हो चुका है कंपनी को होगा लॉस। यहां तक क्लियर है? देखिए जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दी थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ये है बैलेंस शीट, जैसे मुझे सम में दिया था वैसे मैंने यहाँ पे लिखा, और जो जो इंफॉर्मेशन मुझे दी थी वो यहाँ पे मैंने लिख ली। देखिए सम में हमें बिल्स पेबल के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस के बारे में भी कुछ भी नहीं बोला है, बिल्स रिसीवेबल के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कैश एट बैंक के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये है सम जो मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा है असेट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग किस लाइबिलिटी में कौन से चेंजेस करने हैं और किस असेट में कौन से चेंजेस करने हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे अभी दिखाती हूँ कैसे इसकी एंट्रीज पास करनी है विद द हेल्प ऑफ ये चार्ट। ठीक है, सबसे पहला लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल जो जाएगा डेबिट में। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जिसकी प्राइस है 10 रुपीज हो जाएगा डेबिट। राइट, अमाउंट कितनी है? 16 लाख रुपीज। क्रेडिट में हमें क्या लिखना है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जिसकी प्राइस है 5 रुपीज
कर दिया हमने क्रेडिट, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है और जिसकी प्राइस है 8 लाख रुपीज। देखिए, हम पहले से सीखते आ रहे हैं कि जब हम जर्नल एंट्रीज लिखते हैं तभी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमेशा टैली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। देखिए, यहाँ पे लिखा है 16 लैक्स, यहाँ पे लिखा है 8 लैक्स। अगर मुझे क्रेडिट कॉलम को डेबिट कॉलम से मैच करना है तो मुझे यहाँ पे एडिशनल 8 लाख रुपीज लिखना होगा। तो यहाँ पे 16 लैक्स हो गया, यहाँ पे 16 लैक्स हो गया, लेकिन ये जो 8 लाख रुपीज है वो कहाँ पे जाएगा? तो वो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। देखिए, ये जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है ये स्पेशली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए ओपन किया जाता है। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के वजह से, वो इस अकाउंट में शो किया जाता है। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। उसके बाद है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसके प्राइस है 100 रुपीज और अमाउंट है 4 लाख रुपीज, वो लिखेंगे डेबिट साइड में। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसकी प्राइस है 100 रुपीज और अमाउंट है 4 लाख रुपीज। ये कर दिया हमने डेबिट, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मैंने कहाँ से उठाई है? बैलेंस शीट से। उसमें चेंजेस क्या करने बोला है? जो 100 रुपए के प्राइस है उससे कम करके 20 रुपए से कम करके 80 रुपए करने बोला है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड। टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 80 रुपीज, जिसकी प्राइस है 80 रुपीज और अमाउंट है 3,20,000। देखिए, अगेन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टैली नहीं हो रही है। अगर मुझे क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से मैच कराना है तो यहाँ पे मुझे 80,000 रुपीज एडिशनल लिखना होगा, तभी यहाँ पे 4 लैक्स और यहाँ पे 4 लैक्स होगा। और ये जो डिफरेंस है डेबिट का और क्रेडिट का, वो कहाँ पे जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जाएगा। क्लियर? ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री कंप्लीट। ये हो गया, ये हो गया। अभी थर्ड एंट्री, 10% डिबेंचर जो 20 लाख रुपए के थे, उसके बदले में अभी कंपनी के पास 11% डिबेंचर है 14 लाख रुपीस के। जो बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन मिल रही है 20 लाख रुपीस का, वो हो जाएगा डेबिट, और ये जो 14 लाख रुपीस की इंफॉर्मेशन है ये हो जाएगी क्रेडिट। देखिए, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीस टू 11% डिबेंचर ये वाला 14 लाख रुपीस हो जाएगा क्रेडिट। देखिए, अगेन डेबिट बैलेंस 20 लाख से और क्रेडिट बैलेंस 14 लाख से, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 6 लाख रुपीस का। तो ये 6 लाख रुपीस चले जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। यहाँ पे हमारी तीसरी एंट्री कंप्लीट। उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर। ये कहाँ पे है? बैलेंस शीट में है, तो इधर जाएगा डेबिट साइड में। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितने का है? 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट अभी पे करना बाकी है। उसके अगेंस्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है? 2 लाख में से 50% अमाउंट माफ हो चुका है, मतलब वो अभी कंपनी को पे नहीं करना है, और 50% अमाउंट इमीडिएटली कैश में पे करना है। तो क्योंकि कंपनी इमीडिएटली पे करेगी तो कंपनी के हाथ से कैश चला जाएगा, और जब कभी भी कैश कंपनी के हाथ से जाता है तो कैश एंड बैंक अकाउंट हो जाता है क्रेडिट।
1,00,000 रुपीज, राइट। अभी अगेन डेबिट साइड में 2,00,000 रुपीज लिखा है, क्रेडिट साइड में 1,00,000 रुपीज लिखा है, तो इन दोनों में का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपीज, जो जाएगा कहाँ पे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ये हमारा चौथा एंट्री भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिटर्स की। देखिए, क्रेडिटर्स के केस में कंपनी को डिस्काउंट मिला है 10% का, मतलब कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है? 60,000 का, सिर्फ वही अमाउंट यहाँ पे हम लेंगे। क्रेडिटर्स कहाँ पे है? डेबिट साइड में, तो क्रेडिटर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 60,000 का, तो सिर्फ प्रॉफिट वाला पार्ट ही मैं यहाँ पे लिखूंगी, पूरी अमाउंट नहीं। 2, देखिए, जब भी कभी कंपनी को प्रॉफिट होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के वजह से, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आ जाता है क्रेडिट साइड पे, और जब कभी भी लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाता है डेबिट साइड में। अभी देखिए, क्रेडिटर्स के केस में कंपनी को हुआ है प्रॉफिट 60,000 का, तो क्रेडिटर मैंने लिखा डेबिट में, और क्योंकि प्रॉफिट हुआ है इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ये हो गया हमारा 5th वाला एंट्री कंप्लीट। बिल्स पेबल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी डायरेक्टली हम आ जाएंगे असेट साइड पे। अभी जब आप असेट साइड की एंट्रीज देखोगे, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि कौन से असेट में कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और कौन से असेट में कंपनी को लॉस हो रहा है। अगर मैं इस बैलेंस शीट के बारे में बात करूं, तो कंपनी को लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और स्टॉक, ये 3 असेट में हो रहा है प्रॉफिट और बाकी सब असेट में हो रहा है लॉस। तो देखिए, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको क्या करना है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट में लिखना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट में लिखना है। और जिस असेट के वजह से प्रॉफिट हो रहा है वो सारे असेट आपको डेबिट साइड लिखना है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग के वजह से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग की प्राइस बढ़ चुकी है। कितनी बड़ी है? 1,22,000 रुपीज से बड़ी है। फर्नीचर के केस में भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है क्योंकि फर्नीचर की प्राइस बढ़ी है 40,000 रुपीज से। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है 60,000 रुपीज से। अभी अगर मैं इसके टोटल करती हूं तो वो आ जाएगा 2,22,000 रुपीज। ये हो गया हमारा 6 वाला एंट्री। अभी इसके बाद कंप्यूटर, डेटर्स, शेयर इश्यू एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, ये चारों असेट लॉस से रिलेटेड है। देखिए, कंप्यूटर में कंपनी को लॉस हुआ है, डेटर्स में कंपनी को लॉस हुआ है, बिल्स रिसीवेबल और कैश आउट बैंक के बारे में तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे। देन शेयर इश्यू एक्सपेंस ऑलरेडी लॉस ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लॉस ही है, तो ये चारों असेट हमें लॉस इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगली एंट्री देखते हैं। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और स्टॉक, इन 3 असेट से कंपनी को हुआ था प्रॉफिट, इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कंप्यूटर, डेटर, शेयर इश्यू एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 असेट है जहां पे कंपनी को लॉस हो रहा है। देखिए, जब प्रॉफिट हुआ था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमने क्रेडिट में लिखा था, अब लॉस हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जिन जिन असेट के वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है वो सारे असेट क्रेडिट हो जाएंगे। 2, सबसे पहला कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर अकाउंट, कंप्यूटर के वजह से
40,000 रुपीज लॉस हो चुके हैं क्योंकि कंप्यूटर की प्राइस 40,000 रुपीज से कम हो गई है। उसके बाद डेटर्स के वजह से 70,000 रुपीज का कंपनी को लॉस हुआ है। उसके बाद आएगा शेयर इश्यू एक्सपेंस। $40,000 और लास्ट में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। यहाँ पे है 14 लाख रुपीज। अगर इन सब के आप टोटल कर दोगे तो टोटल आ जाएगी 15,50,000 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है? देखिए अब लास्ट एंट्री हमारी आती है जो मैंने आपसे कहा था हम लास्ट में करेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। जब रिकंस्ट्रक्शन किया गया तभी कंपनी को 50,000 का खर्चा हुआ। अभी एक बात समझिए, जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ था और जब कंपनी को लॉस हुआ, दोनों ही चीजें हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दी। तो अब जब खर्चा करना होगा तो वो भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ही जाएगा। देखिए 50,000 का कंपनी को खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस मतलब लॉस। अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और क्योंकि खर्चा हुआ है मतलब कंपनी के हाथ से पैसा गया होगा तो कैश बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। 50,000 एंड 50,000। अब एक लास्ट वाली एंट्री करनी है। देखिए कंपनी को जहां जहां प्रॉफिट हो रहा था या जहां जहां लॉस हो रहा था हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल रहे थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सब काम होने के बाद भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कुछ बैलेंस बचा होगा। अब अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कुछ पैसे बचे हैं तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कुछ बैलेंस बचा है। उसके लिए हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया हमारा डेबिट साइड और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। रुपीज रुपीज यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे भी आएगा पर्टिकुलर। अभी हमें एंट्री पास करनी है। देखिए फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आया है क्रेडिट साइड में, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपीज। ये दूसरी एंट्री है, इसमें भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आया है क्रेडिट साइड में, तो हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 80,000 रुपीज का प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। उसके बाद लिखा है 10% डिबेंचर। यहाँ पे भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड में आया है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 10% डिबेंचर अकाउंट हमें लिखना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय 10%
डिबेंचर्स अकाउंट 6 लाख रुपीज। उसके बाद फोर्थ एंट्री में भी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड पे आया है, तो सेम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमें लिखना है इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स। यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपीज। क्यों 1 लाख रुपीज? क्योंकि देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के सामने जो अमाउंट होगी वो ही अमाउंट हमें वहां पे लिखना है। अभी देखिए फिफ्थ वाले एंट्री में अगेन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट साइड में आया है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। ₹60,000। उसके बाद ये जो सिक्स्थ वाली एंट्री है वो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये 3 असेट्स है, तो हम अगेन वैसे ही करेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,22,000, बाय फर्नीचर 40,000 और स्टॉक अकाउंट 60,000 बाय स्टॉक अकाउंट 60,000। अभी देखते हैं सेवेंथ वाली एंट्री। सेवेंथ वाली एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखना है टू कंप्यूटर अकाउंट 40,000, टू डेटर्स 70,000, टू शेयर इश्यू एक्सपेंस 40,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस 14 lakhs। ये वाली एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये लास्ट वाली एंट्री है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश बैंक अकाउंट हमें लिखना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश बैंक अकाउंट जिसकी अमाउंट है 50,000 रुपीज। ठीक है, जब आप क्रेडिट साइड की टोटल करोगे तो वो आ जाएगी 18,62,000, जो हम दोनों तरफ लिख लेंगे, और यहाँ पे बैलेंस निकलेगा 2,62,000, जो हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट पे। अभी ट्रांसफर वाली एंट्री एक बाकी है। देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के डेबिट साइड में ये बैलेंस निकला है, जो हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल दिया। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ₹50,000। यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो और लेक्चर आएंगे इस चैप्टर के, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।